जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? ग्रीनलैंड माना जाता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा आइस है और वहाँ पे रहते बहुत कम लोग हैं। कोस्टल एरिया में कुछ लोग रहते हैं 50,000 के आसपास, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। एक बार लोकेट करते हैं, आप लोग यूरोप का मैप खोलिए। ये आइसलैंड यही है। इस पे पावर जो है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क यहाँ पे है, डेनमार्क एंड आइसलैंड यहाँ पे है, एकदम आर्कटिक के ऊपर है। यहाँ पे सिर्फ आइस है, इसीलिए इसको आइसलैंड भी कहते हैं, ग्रीनलैंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। टर्म कह रहे हैं ग्रीनलैंड नाम रखा है, लेकिन ग्रीन तो कुछ है नहीं, केवल वाइट वाइट है। वाइट क्योंकि केवल आइस है, उसका नाम ही आइसलैंड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हाइट पे है, ऊपर है, पोल के ऊपर, तो वहाँ पे केवल ठंड इतनी पड़ती है। आज का जो मेन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा दैट विल बी द सेम सेक्स मैरिज, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द रिव्यू ऑफ द जजमेंट। तो इस पे काफी डिबेट चल रहा है कि पुरुष पुरुष महिला महिला आपस में शादी करें या नहीं। इतना ज्यादा इस पे कंट्रोवर्सी है, नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं, बोलना बड़ा मुश्किल है। तो अभी सुनना सोचना बहुत मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया कि ये तो फीलिंग है ना, दो पार्टनर कैसे भी हो सकते हैं। तो इस पे बहुत डिबेट चल रहा है कि ट्रेडिशनली ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। लेकिन जो लोग राइट हैं, मानिए जो अलग अलग लोगों का होता है नेचर, तो वहां पे आप उसको नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को आता है। ट्रांसजेंडर्स कैसे करें, उनका तो कोई होता ही नहीं है एक तरीके से जो जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी डिबेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस चक्कर में ये होता है कि मानिए जो गे हैं या जो लेस्बियन है, तो एक तो समाज ऐसे बुरे नजर से देखता है, बोलना बड़ा मुश्किल है। यहीं पे मैं बोल रहा हूँ तो ऑकवर्ड सा सिचुएशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग खुद सोच रहे होंगे। तो समाज में एक्सेप्टेबिलिटी सोचिए, बोलना मुश्किल है तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। फैमिली ही नहीं एक्सेप्ट करती है कि पूरे बदनामी हो जाएगी। लेकिन मानिए जिनका नेचर है, मानिए जिनको आलू अच्छा लगता है, किसी को आलू अच्छा नहीं लगता होगा, तो आलू जिसको अच्छा नहीं लगता वो रोक थोड़ी लगा देगा कि आलू खाने पे बैन होना चाहिए। या मानिए किसी को बैगन अच्छा लगता होगा, तो वो तो अपना अपना है ना कि मैं ये चॉइस है, दिस इज द पर्सनल चॉइस। उस पर समाज कैसे रोक लगा दे कि आपको चिकन खाना है कि मटन नहीं खाना है, कि आपको क्या खाना है खाने पीने पे। वो रिलीजियस बेसिस पे अलग चीजें होती हैं, रिलीजन तो टाइम के हिसाब से होती है, टाइम के हिसाब से बदल जाती है। वही एक दिन आपको बता रहा था ना कि रिलीजन देखेंगे तो पृथ्वी रिलीजन के हिसाब से चपटा है, समतल है। क्योंकि जब रिलीजन लिखा जा रहा था 2000 साल पहले, साइंस था ही नहीं, टेलीस्कोप था ही नहीं। उनको लगता था सूरज भगवान है, वहां पे कोई भगवान है, वो प्रकाश पुंज फेंक रहा है। लेकिन बाद में पता चला ना कि वो गैस है, गैस में रिएक्शन हो रहा है, वहां से लाइट आ रहा है, और ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों अरबों गैस है। तो वो तो साइंस बताता है ना, जब तक हमें नहीं पता चलता है। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब आदमी जंगल में पहले रहता था, गुफाओं में, जंगल में, जब पहली बार गुफाओं से थोड़ा थोड़ा उसे एक्सपीरियंस हुआ कि अरे हवा बह रहा है, आग जल रहा है, एकाएक आग फैलते जा रहा है, तो उसी को लोग भगवान मानते थे। तो आप ऋग्वेद में उस टाइम का मेन भगवान कौन था? अग्नि था, वायु था, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे चल रहा है। अब तो हम डिफाइन कर देते हैं ना, प्रेशर डिफरेंस है, इधर से इधर कहीं पे भी क्रिएट करो तो हवा चलेगी। तो अब साइंस डिफाइन कर देता है। पहले बारिश ही नहीं समझ में आता था, तो कहते थे इंद्र भगवान है, बारिश करवा रहा है, था ना। हर जैसे इंद्र भगवान सिर्फ अपने हिंदूज में ही नहीं है, आप ग्रीक की भी मैथोलॉजी पढ़िएगा, उसमें भी बारिश का देवता होता है, वहां पे भी सूरज का देवता होता है। तो देवता हर धर्म में है, नाम अलग अलग बदल जाता है। तो जब तक भगवान, तभी एक आइंस्टीन का बहुत फेमस कोटेशन है कि भगवान वहीं तक रहता है जहां तक साइंस नहीं पहुंचता है, जहां साइंस पहुंच जाता है भगवान वहां से गायब हो जाता है। ठीक है, मेरा कोटेशन नहीं है, आइंस्टीन ने एक बार ऐसा बोला था। ठीक है, तो यही चीजें हैं। जैसे अभी सेम सेक्स बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है 50 साल बाद एकदम इनविटेशन लोग जाए कि हाँ हमारे बेटे का एक लड़के से शादी है, तो दिस विल बी कॉमन। जैसे पहले सती प्रथा हटाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सती प्रथा लगता था वो तो पार्ट है रिलीजन का, है ना। जैसे अभी ट्रिपल तलाक पे भी बात हो रही है, बड़ा मुश्किल है हटाना। लेकिन हो सकता है 50 साल बाद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहे। तो हर धर्म में जब चीजें कुछ नई आती हैं तो झटका लगता है, लेकिन जब एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, अब भी कोई एक्सेप्ट करेगा। पहले वो होता था कि शादी का जो मैक्सिमम एज जाता था 16 साल, 16 साल के पहले शादी हो जाना चाहिए। आज कोई करता है, आज तो इलीगल है कि नहीं इलीगल। पहले तो था कि आप मेंस्ट्रुएशन जब आता है विमेंस का, तो वो माना जाता है कि उसके पहले शादी कर देना चाहिए, वरना
पहले का ट्रेडिशनल थॉट था कि इज्जत चला जाएगा, कहीं अफेयर्स ना हो जाए, इसलिए वो शादी पहले ही कर देते थे। और धर्म में भी ये लिखा था, आप मनुस्मृति पढ़िएगा तो सबसे अच्छा एज लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि मेंस्ट्रुएशन आने के पहले यू शुड मैरी, शादी कर देना चाहिए। और एज का डिफरेंस पहले बहुत होता था। अभी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें कई जो टेबलर्स विदेश से आ रहे थे तो थोड़ा यूरोप पहले डेवलप हो गया। यूरोप में 14वीं-15वीं सदी में वहाँ पे एक रेनेसा आया था, तो वहाँ के जो थिंकर्स थे उन्होंने नई थॉट ला दी थी। इंडिया थोड़ा लेट हो गया था, तो जब वहाँ के टेबलर्स यहाँ पे आते थे तो उनको बड़ी अजीब लगती थी कि लड़की है 9 साल की, उसका पति है 50-60 साल का, बीमार है, मर जा रहा है, फिर उसको ले जाके देवदासी बना दे रहे हैं मंदिर में दान कराते थे। और या तो अलग प्रथा थी कि विधवाओं को अलग रखा जाता था। तो इससे बड़ा लड़ाई वड़ाई चला है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत से जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर के पहले हमारे सुधारक लोग आए हैं, रिफॉर्मिस्ट, जैसे आप विद्या चंद्र सागर का नाम सुनेंगे, आप लोग इनका सुनेंगे, राजा राम मोहन रॉय का नाम सुनेंगे, बहुत से हैं थे। उन्होंने बड़ा विरोध किया, तब जाके चीजें नॉर्मलाइज हुई। तो जो चीजें बड़ी अजीब होती हैं समाज में, वो टाइम पे होता है। आज के टाइम में बहुत कुछ चीजें अजीब हैं। आज के टाइम में अगर विमेन्स ड्राइव करती हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन धीरे धीरे शहरों में कॉमन हो गया है। गांव में ये है, कोई लड़की अगर बाइक चला रही हो तो अभी भी लगेगा कि अरे बाइक चला रही है। स्कूटी लेकिन कॉमन बना दिया, तो चीजें धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं। अभी देखिए, अभी लड़ाई चल रही है कि आर्मी में विमेन को भी इक्वल होना चाहिए। धीरे धीरे डिफेंस में एंट्री मिल रही है। अभी आप देखेंगे पहली औरत को ये भेजा गया, पहले विमेन को सियाचिन पे भेजा गया। अभी पीसेस में भी एक क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं चीजें पहली बार होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होने लगती है। तो दिस इज द थिंग विद द सेम सेक्स मैरिज एज वेल। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये तो काम पार्लियामेंट का है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, यहाँ पे अब डिबेट हमेशा होता है। सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए जाते हैं कि लॉ नहीं है, अभी तक लॉ नहीं है, तो लॉ नहीं है उसके लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये बताना कि लॉ जो बना है वो सही है कि नहीं। वो पढ़ के इंटरप्रिटेशन करता है ना, लेकिन लॉ बनाने का काम किसको है? पार्लियामेंट को है। 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा था, एक है जुडिशरी, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब तो पार्लियामेंट के पास चला गया ना। हम तो कह रहे हैं कि हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉ नहीं बनाएंगे। लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि जो सेम सेक्स मैरिज के एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि इनजस्टिस हो रहा है। मानिए जो ट्रांसजेंडर है या जो जो इस तरीके का आदमी है, जो गे है या जो लेस्बियन है, उसको क्या लग रहा है कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो एक तो समाज उसको एक्सप्लॉइट करती है, पुलिस केस हो जाता है, पुलिस उसको बुरी नजर से देखती है, हर तरीके से उसका काफी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि आप या तो खुद डिक्लेयर कर दीजिए, गाइडलाइन लेके आइए कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगल है। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा पुराना एक एक्ट था, इंडियन पैनल कोड, अभी उसका बदल के नाम क्या रखा है? भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें 377 एक सेक्शन था, 377 से सेम सेक्स मैरिज को इलीगल बनाया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिछले जजमेंट आए थे, सुरेश कौशल जजमेंट आया था, वहां पे इन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। डीक्रिमिनलाइज का मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई पार्टनर है, मेल पार्टनर एक साथ रह रहे हैं या फीमेल पार्टनर एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये कॉमन है। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि फिर मैरिज को भी तो एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, अगर मेल और मेल रह रहे हैं तो अब कोई क्रिमिनल नहीं है, पहले ये क्रिमिनल था, ठीक है। लेकिन अभी ये डिमांड चल रहा है कि मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो वो एडॉप्ट करेंगे ना। कोई चाइल्ड अगर एडॉप्ट कर रहे हैं तो अभी लीगल नहीं है, क्योंकि मैरिज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब मैरिज एक्सेप्ट करेंगे तभी तो, अगर वो दोनों मेल है या फीमेल है, अगर उनमें भी डाइवोर्स होता है तो एक क्लेम करेगा ना, जो उनका एक होता है कि कंपनसेशन दीजिए। एडॉप्शन किसके पास, अगर इन्होंने एडॉप्ट किया तो वो बेटा किसके पास रहेगा? तो ये लॉ नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो लॉ बनेगा वो लॉ कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीजें, यही इस न्यूज में है। सेकेंड इज अ मोदी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंटिंग हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब प्रवासी भारतीय, जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं जॉब करने, फिर धीरे धीरे लगता है कि यहीं की जिंदगी अच्छी है, जॉब पूरी मेरी यहीं से मेरा पेट भर रहा है, तो वहीं रह जाते हैं। जैसे कई बार आप देख रहे होंगे, गांव से लोग शहर आते हैं, धीरे धीरे घर बना लेते हैं, फिर वहीं के वो
निजी निवासी हो जाते हैं। सेम हैपेंस विद द दोज हु गो फॉर द फॉरेन। अब गए सऊदी अरबिया कमाने, धीरे धीरे अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाए तो वो इंडिया क्यों आएगा? वहाँ की लाइफ अच्छी है। अगर कोई दिल्ली में जाके फ्लैट खरीद लेता है तो वहीं रहता है ना। गांव भले घूमने आता है कभी कभी, फिर धीरे धीरे वो वहीं का, उसका बेटा हो गया वो तो भूल ही जाता है कि उसका गांव का है। वो कहता है कि मैं दिल्ली का हूँ। या मुंबई में हुआ तो पिताजी को थोड़ा बहुत याद होता है कि गाँव है, लेकिन उसका जो सेकेंड जनरेशन होता है वो अपने आप को मुंबई का ही बोलता है। सेम हैपेंस विद द दोज हु गो टू द कनाडा, यूएस, वहाँ पे भी जाते हैं। बाय द वे सिटीजनशिप मिल जाता है 10 साल 20 साल बाद, तो वहीं के हो जाते हैं और वहीं के उनके जनरेशन टू जनरेशन होने लगती है। लेकिन वो याद रखते हैं कि नाम तो उनका प्रदीप सुनील ऐसे रहता है, तो इंडियन कल्चर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, तो उन्हीं को डायस्पोरा बोलते हैं। अब डायस्पोरा को लेके बड़ा डिबेट चल रहा है कि जो वहाँ के इंडियन सिटीजनशिप हैं तो उनको वोटिंग राइट देनी चाहिए कि नहीं। अब आप वहाँ के हो गए तो वोटिंग राइट हम नहीं देते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। तो डुअल सिटीजनशिप का बड़ा डिबेट चल रहा है। डिबेट इसलिए चल रहा है कि जो भारत के लोग विदेश में जा रहे हैं, डायस्पोरा है, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। वो वहाँ के गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, वो वहाँ के लोग धीरे धीरे वहाँ की पार्लियामेंट में जाके इलेक्ट होते हैं। तो मानिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो जो इंडियन डायस्पोरा कहीं ना कहीं उनका इंक्लाइनेशन जो होता है इंडिया के तरफ होता है कि अरे मेरा देश है। आप देखिएगा यूएस, इजराइल क्यों इतना मजबूत है? इजराइल क्यों इतना इस समय स्ट्रांग है कि पूरे 6 कंट्री अरब के मिलके भी हरा नहीं पा रहे हैं? इतना छोटा सा देश है, सऊदी अरबिया इतना बड़ा है, इधर लेबनान है, सीरिया है, पूरा है ना, इधर इजिप्ट है, हरा देना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हरा पा रहे? अकेले सबको भारी पड़ता है। इधर जॉर्डन है, देखा है ना, वेस्ट एशिया का 6-7 से लड़ाई कर रहा है, अकेले ईरान है उधर, तो सबसे लड़ रहा है। छोटा सा देश है, उसकी आबादी भी ज्यादा नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों इतना स्ट्रांग है? उसका डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है। यूएस का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो सीनेट है, वहाँ पे जो ज्यूस हैं वो बहुत मजबूत है। और ज्यूस जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। यूएस में उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है। और यूएस हमेशा इजराइल के साथ रहता है, क्योंकि उसका डायस्पोरा जो है वो प्रेशर बना के रहता है कि वो हमेशा जो मोबिलाइज होता है, लॉबिंग होती है, वो लॉबिंग करता है इन द फेवर ऑफ द इजराइल। तो सिर्फ इतना रीजन है कि यूएस साथ है तभी इजराइल कितना भी लड़ ले रहा है। वैसे भी अब टेक्नोलॉजिकली वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी यूएस हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और यूएस इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि डायस्पोरा का प्रेशर रहता है। तो डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? मानिए इंडियन डायस्पोरा यूके में है, तो यूके और इंडिया के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है। अभी ऋषि सुनक क्या थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो हम लोग प्राइड कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था कि इंडिया के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो ऋषि सुनक किसके फेवर में कहेंगे? इंडिया के फेवर में चाहेंगे कि कोई डील जल्दी जल्दी हो जाए। तो यही डिबेट चल रहा है कि जो डायस्पोरा है उसको डुअल सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनको डायस्पोरा ऑफ इंडिया, उनमें और हम में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम सिटीजन हैं, तो हमें क्या है, वोटिंग राइट है। पॉलिटिकली हमारे पास ज्यादा राइट है, हम आगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन वही ओवरसीज वाले को नहीं लड़ने देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डुअल सिटीजनशिप से मना करता है। एक बार मैं दिखा दूं आपको, एक बार ओपन कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैं बुक शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, वो आप लोग हमेशा लेके आइएगा। वो बीच बीच में हम खोल के जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखते रहे हैं। बेयर एक्ट का मतलब केवल आर्टिकल लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने खोला, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट का मतलब किसी की कमेंट्री नहीं है कि इस आर्टिकल का मतलब ये हुआ, वो सिर्फ आर्टिकल लिखा रहेगा कि ये आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। यूपीएससी कुछ नहीं तो 7-8 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन से 8 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात, कोई भी चीज होगा हम हमेशा इसको रेफर करेंगे। सिटीजनशिप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है कि जो सिटीजनशिप की बात आती है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, वो आर्टिकल 9 में कहता है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और 8 इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ये बोल रहा है कि इंडिया का कोई भी सिटीजनशिप अगर किसी और देश का सिटीजनशिप एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, तो ये जितने भी आर्टिकल के द्वारा उसको सिटीजनशिप दिया गया है वो
नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। मतलब जिस दिन आप किसी और देश का सिटीजनशिप लेते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता है। डुअल सिटीजनशिप किस देश में है? सबसे फेमस यूएस से है। यूएस में डुअल सिटीजनशिप होता है कि स्टेट का होता है कि आप यूएसए का लेते हैं। इंडिया में वो भी नहीं, इंडिया में किसी भी स्टेट के होंगे, आपका सिटीजनशिप जो रहेगा वो इंडिया का सिंगल रहेगा। क्लियर हो रही है? सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है, याद रखिएगा, पीसीएस में ऐसे पूछता है। आर्टिकल 11 जो बोलता है वो बोलता है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? आप बताइए कौन बनाएगा? सिटीजनशिप से अगर लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर होना चाहिए कि पार्लियामेंट के हाथ में? कॉमन सी बात है कि वो नेशनल लेवल पे है, सिटीजनशिप एक है तो पार्लियामेंट के ही पास होगा। और इंडियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी सिटीजनशिप एक्ट बना के रखा है, उसमें डिफाइन किया है कि किसको किस टाइम पे हम सिटीजनशिप देंगे। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी बवाल चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, काफी कुछ विरोध हो रहा था। तो क्यों विरोध हो रहा था? क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिलीजियस एंगल था। एक रिलीजन को वहां पे सिटीजनशिप, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ रहे थे, उनको हम नहीं दे रहे थे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मुस्लिम सबको दे रहे थे जो इंडिया के हैं। उस पर डिबेट चल रहा था कि मुस्लिम या जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनका क्या होगा। तो ये सरकार कह रही थी कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन मुस्लिम का नहीं होता है क्योंकि वही मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी को हम दे रहे हैं। ये लॉजिक था, इस पे बहुत डिबेट है, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर मामला चल रहा है। वहां पे सिटीजनशिप में सिर्फ ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे बाय दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नॉर्मल सिटीजनशिप की जो ड्यूरेशन होता है वो 12 साल के आसपास होता है। बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो 12 साल को घटा के हम 5 साल कर रहे थे, यही डिफरेंस था। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि अब पूरी हिस्ट्री होगी कि कैसे, जैसे अभी देखिएगा डायस्पोरा 9 जनवरी को से स्टार्ट हो गया, 9 से 17 जनवरी तक इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। ये डायस्पोरा जो होता है, प्रवासी दिवस, वो गांधी जी इसी दिन आए थे, 9 जनवरी को इंडिया में आए थे अफ्रीका से। गांधी जी पहले लंदन गए, पढ़ के फिर अफ्रीका चले गए, वहां पे इन्होंने पूरी लड़ाई उड़ाई की, फिर इंडिया आए थे। तो जिस दिन इंडिया में आए थे उसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इंडिया के जितने भी पुराने लोग किसी और देश में जाके बस गए हैं, उनको उस दिन इनवाइट किया जाता है, अच्छे पोजीशन पे हो कि आप आइए और मिल के हम लोग एक तरीके से सेशन वेशन करते हैं, ताकि हमें जो एकता है या जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है उसको हम टैप कर सकें। होता है ना कि इंडिया का इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया अफ्रीका में क्यों स्ट्रांग है। चाइना और इंडिया में कंपटीशन चलता है अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर करने के लिए, इंडिया स्ट्रांग है क्यों? इंडियन डायस्पोरा है, चाइनीज डायस्पोरा नहीं है। इंडिया के लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ के बहुत देशों में ले गए और वहां पे वो लोग नागरिक हो गए हैं। कई लोग तो प्रधानमंत्री हैं। आप मॉरिशस का देखेंगे, वहां का प्रधानमंत्री जनरली इंडिया का ओरिजिन से होता है। तो कुछ देश है जैसे सरीनेम है, ये सब के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो मेन पॉलिटिकल पावर है, वहां पे इंडियन डायस्पोरा होते हैं। अभी कनाडा में देखिए, कनाडा में बहुत मिनिस्टर इंडिया के हैं, वहां का डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का है। तो कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा का पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इंडिया का एक तरीके से सॉफ्ट पावर इसको कंसीडर किया जाता है। हरियाणा रेमेडी टू इम्प्लीमेंट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बाय द February 28। तो 3 क्रिमिनल लॉज क्या हैं? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या है बताइए, आप बताइए। पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया है 3 क्रिमिनल लॉ हम लोग जो जो अभी बदल के ला रहे हैं, क्या है? एक का तो अभी नाम लिया भी हूं, क्या बताइए? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पेनल कोड पहला जो था इंडियन पेनल कोड, इसको बदल के क्या कर दिया है अभी? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, एविडेंस को क्या कहते हैं? साक्ष्य कहते हैं। और इंडिया से भारतीय साक्ष्य संहिता, संहिता सब में जोड़ दिया है, तो भारतीय यहाँ पे हो जाएगा साक्ष्य। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय इसमें भी है, संहिता इसमें भी है, नागरिक सुरक्षा इसमें ऐड हुआ है। इसमें क्राइम को डिफाइन किया है और क्या पनिशमेंट मिलेगा ये डिफाइन किया है कि चोरी किसे कहते हैं और कोई चोरी करेगा तो सजा क्या होगा। मर्डर किसे कहते हैं, मर्डर कोई करेगा तो सजा क्या मिलेगा, उसको हमने भारतीय न्याय संहिता में किया है। ठीक है,
तो जितनी भी क्राइम्स होते हैं वो डिफाइन है। जैसे ये पेन से लिखना क्राइम नहीं है, तो इसमें नहीं है। अगर इन्होंने कह दिया कि पेन से लिखना क्राइम है और उसका सजा होगा कि आपको 2,000 रुपए जमा करवाना होगा, तो वो सजा हो जाएगा। तो जितना भी क्राइम है इंडिया में वो मैक्सिमम इंडियन पेनल कोड में डिफाइन है और सजा भी इसी में डिफाइन है। दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या बोलता है, इसमें क्या डिफाइन है? एविडेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप कोई रजिस्टर करवाता है, चोरी कहीं हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो वो पुलिस जाके क्या क्या इकट्ठा करेगी कि इन्होंने रिकॉर्डिंग इकट्ठा किया, वहां से ताला तोड़ा है, वो उठा के लाया। तो किस तरीके से एविडेंस को इकट्ठा करना है, क्या क्या एविडेंस में माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, वो सब कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट में है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एक तो हो गया चोरी हो गई तो डिफिनीशन और उसका पनिशमेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन में हम एविडेंस करेंगे। फिर ये सब प्रोसेस होगा ना, जिसने चोरी किया है, जिसके खिलाफ केस हुआ है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब पुलिस थाने में रखना है कि जेल में लेके जाना है, किस तरीके से उसके फैमिली को बताना है कि आपके भाई ने चोरी किया है, किसी को भेजिए, किस तरीके से वकील से मिलवाना है, ये सब प्रोसीजर है ना, कि प्रोसीजर आगे कैसे फॉलो होगा। तो वो किस में होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से चीजों को प्रोसीड करना है, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है। तो तीन ही तरीका होता है, जो भी क्राइम होता है, पहले क्राइम को रिपोर्ट करते हैं तो पहले डिफिनीशन पता होना चाहिए, सजा पता होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीजर के बाद एविडेंस जो इकट्ठा होगा किस तरीके से करेंगे, उसके लिए तीनों एक्ट है। तीनों एक्ट के लिए हमने बदल के नाम अभी दे दिया, ये अंग्रेजों के टाइम से ही स्टार्ट था। हमने अभी जो नया गवर्नमेंट ने लेके आया है उसका ये 3 नाम है। इसमें बहुत विरोध चल रहा था। साउथ वाले स्टेट कह रहे थे कि हिंदी नाम क्यों रखा है, तमिल वाले कह रहे थे फिर तमिलियन में नाम रख दीजिए। डिमांड ये चल रहा था कि इंग्लिश में ही रखा जाए, आप हिंदी में मत बदलिए, वरना हमारे लैंग्वेज का क्या है, या तो हर एक लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस दे दीजिए। तो ये डिबेट चल रहा है अभी भी। अब इसमें जानने के लिए जो करंट अफेयर्स की चीज है, सबसे पहला स्टेट जो इंप्लीमेंट करने वाला है चंडीगढ़ है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो वो फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, लेकिन स्टेट पूछेगा तो वो हरियाणा होगा। ओवरऑल इंडिया में किसने स्टार्ट किया, तो इम्प्लीमेंटेशन में पहले पे चंडीगढ़ आएगा। अगर बोला कि स्टेट स्पेसिफिक तो हरियाणा आएगा। हरियाणा वैसे ओवरऑल दूसरे पे है। तो ये चीजें याद रखिए, पीसीएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में बहुत एकदम डायरेक्ट नाम हम पूछ रहे हैं, और यहाँ तक पूछ देंगे कि किस डेट को इन्होंने स्टार्ट किया। इस बार का पेपर देखिएगा, डेट बहुत पूछा है एग्जैक्ट, कि 6 मार्च को हुआ कि 6 मई को हुआ। तो आजकल डेट भी एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। लीजेंडरी सिंगर पी जयचंद्रन पासेज अवे, तो ये काफी इनका तमिलियन सॉन्ग हुआ। सबसे ज्यादा फेमस है मलयालम में है, मलयालम में मैक्सिमम सॉन्ग इन्होंने गाया है, लेकिन इन्होंने हिंदी में भी गाया है। तो इनका डेथ हुआ है, ही वॉज सो मच फेमस, तो उनका 1-2 गाना देख ही लेते हैं। ये क्लासिकल ही सॉन्ग मैक्सिमम इन्होंने गाया है, जितने भी हैं मलयालम में भी क्लासिकल ही है। मलयालम में ही मेन इन्होंने गाया है, मलयालम के ये इनके मेन सॉन्ग हैं। अब घर जाके आप लोग सुनिएगा, ठीक है। पी जयचंद्रन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज इज द दिल्ली मेमोरियल इन द वर्क एचपी कैबिनेट ओकेज रीनेमिंग द स्टेट इंस्टीट्यूट आफ्टर द लेट पीएम मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह का डेथ हुआ है, तो काफी पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो जाता है कि इनके नाम पे ये खोलिए, इनका मेमोरियल बनवाइए। तो हिमाचल प्रदेश में उनका खुद का स्टेट में गवर्नमेंट है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पहला इन्होंने नेमिंग कर दिया। नेक्स्ट न्यूज, सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस शुड नॉट बी बिकम ए प्रॉक्सी फॉर द सेडिशन। तो सेडिशन का बड़ा मिसयूज होता है। सेडिशन जैसे होता है ना, आप देखिएगा अंग्रेजों ने बहुत मिसयूज किया था, और जो भी गवर्नमेंट आई है नेहरू से लेके अभी पीएम मोदी तक, इन्होंने सेडिशन को बड़ा, जो भी देखिए सेडिशन क्या होता है, आप कुछ बोलें, लोग किसी ने कह दिया, जो पावर में है कह दिया कि ये भड़का रहा है देश के खिलाफ। दूसरा ये कह सकता है कि अरे ये मैं राइट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी गरीब की बात करते हैं कि इन गरीबों के साथ, या मानिए किसी पर्टिकुलर किसी जर्नलिस्ट को गोली मार दिया, तो ये कह रहे हैं कि मानिए कि जर्नलिस्ट सुरक्षित नहीं है,
तो आप तो जर्नलिस्ट के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया में जर्नलिस्ट सुरक्षित नहीं है, लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं नहीं ये इंडिया के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे हैं। सेडिशन का बड़ा ही डेफिनेशन जो है वो है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ आप आर्म रिबेल नहीं भड़का सकते हैं, इंसाइट नहीं कर सकते हैं। तो इंसाइटमेंट क्या हो सकता है? जब तक आर्म लेके आए तब तक तो क्रिटिसिज्म को भी कई बार आप कर सकते हैं कि ये सेडिशन है। तो यहाँ पे हमेशा है कि जो लोग पावर में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, वो हमेशा सेडिशन का मिसयूज करते हैं। इसके पहले जो पुराना आईपीसी था उसमें जो सेक्शन था 124 था। अभी देखिएगा उमर खालिद हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, जितने भी जेएनयू के स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के ले गए थे लोग, वो अंडर 124 ही था। 124 में गांधी जी को भी पकड़ के ले गए थे अंग्रेज, जो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह था, 6 साल का सजा सुनाया था, बाद में 2 साल पे छोड़ दिया था 1924 में। 1924 में ही गांधी ने बेलगांव में अपना स्टेशन लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलगांव बहुत न्यूज में रहता है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, बेलगांव को लेके महाराष्ट्र और कर्नाटका लड़ते रहते हैं। कर्नाटका का पार्ट है, वहां पे महाराष्ट्र के बोलने वाली जनसंख्या ज्यादा है। तो बेलगांव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सेडिशन का मिसयूज बहुत हुआ है। जो नया वाला भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेडिशन नाम नहीं लिखा है, देशद्रोह हिंदी में इसको कहते हैं, तो देशद्रोह मेंशन नहीं है वहां पे। लेकिन इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जा रहा है कि वो भी देशद्रोह है, मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप इंसाइट करेंगे तो ये मेंशन है, लेकिन देशद्रोह वर्ड का इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जो नया वाला है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152, तो भारतीय न्याय संहिता में कौन सा सेक्शन है? 152, ये याद रखिएगा क्योंकि ये सेक्शन बहुत फेमस है पहले से ही। अब इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके साथ है? सेडिशन का कॉन्फ्लिक्ट अगर फंडामेंटल राइट्स में देखें तो किस फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी। तो आप किसी गवर्नमेंट से नाराज हैं, मानिए आप एक यंग है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जॉब नहीं दिला पा रही है, तो ये आपका अधिकार है, बोलेंगे नहीं तो फिर आपका सुनवाई कैसे होगी, एक्टिव सिटीजनशिप कैसे होगी। लेकिन गवर्नमेंट इसका मुद्दा भी तो बना सकते हैं कि आप भड़का रहे हैं लोगों को, युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। तो वो कौन सा सेडिशन लगा? सेडिशन का चार्ज लगाएगा, जो सेक्शन होगा वो कहेगा भड़का रहे हैं। लेकिन ये भड़काना थोड़ी होगा, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। तो यही है कि जो भी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सेडिशन जो है, देशद्रोह जो है, उसका बहुत मिसयूज करती है। क्योंकि सेडिशन जो लोगों जब बोलना स्टार्ट करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा होता है वो हमेशा पावर के लिए थ्रेट होता है। जब आप बोलेंगे लोग वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो जो भी आदमी गवर्नमेंट में रहता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है, वो क्रिटिसिज्म का बड़ा विरोध करती है, ठीक है। कोई कोई तो बहुत ज्यादा विरोध करता है कि आप बोल ही नहीं सकते कुछ भी। कोई कोई होता है कि कम विरोध करते हैं, जैसे पहले की भी गवर्नमेंट है, जैसे नेहरू को माना जाता है कि बहुत लिबरल थे, वो नहीं पावर का मिसयूज करते हैं थे, लेकिन उनके भी खिलाफ बोला जाता है। केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चुन के आई थी 1959 में, और नेहरू के ही टाइम पे वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। लगा कि क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, मतलब नेहरू को माना जाता है कि बहुत टॉलरेंट लीडर है, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, फिर भी उन्होंने नहीं कुछ बोला। लेकिन उनके भी खिलाफ केरला में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया था, अभी भी उसको क्रिटिसिज्म में लिया जाता है, ठीक है। और उन्होंने एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके खिलाफ केस भी चला था, भूल गया मुझे नाम, शंकर सज्जन प्रसाद, एक केस हम लोग पढ़ते हैं ना, सज्जन प्रसाद, ठीक है, नाम भूल गया मुझे, कभी याद आएगा तो मैं करूंगा जिक्र। तो उस लीडर के खिलाफ उन्होंने सेडिशन का केस चलाया था, कम्युनिस्ट लीडर थे। तो इस बात को लेके माना जाता है कि नेहरू से लेके अभी तो आप देखिएगा कि अभी तो किसी को भी जेल में डालना है सेडिशन बोल के। जेएनयू का में कितने लोगों को जेल में करा, अभी देखिएगा कि एक महाराष्ट्र में केस हुआ था, तो उसमें भी बहुत से प्रोफेसर, एक सुधा भारद्वाज हैं, आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर थी, उनको जेल में डाला था, अभी छोड़ा है कुछ दिन पहले ही, पूरा आर्टिकल आया था। एक वमन राव हैं, बहुत बड़े पोएट हैं, उनको डाला था, उनका डेथ हो गया जेल में ही। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक प्रोफेसर साई कुमार थे ना, जिनका डेथ हुआ है, जो अपंग थे। एक दिन क्या नाम था, एक दिन उस पर डिटेल में डिस्कस किया था, प्रोफेसर साई कुमार। तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जो सेडिशन है उसका बहुत मिसयूज करती है, और इसीलिए यहाँ पे है जो आर्टिकल यहाँ पे आज डिस्कस हुआ है, वो कह रहे हैं कि
सेक्शन 152 ऑफ शुड नॉट बी बिकम ए प्रॉक्सी फॉर द सेडिशन। तो इसीलिए जो नया इन्होंने भारतीय न्याय संहिता लाया उसमें देशद्रोह लिखा नहीं है, लेकिन 152 को इस तरीके से डिफाइन किया है कि उसमें जो सजा का डिफिनीशन है कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है, भड़काता है, आर्म वायलेंस करता है तो उसके लिए सजा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देशद्रोह की ही तरफ आप ले जा रहे हैं। मोल्टन रॉक तो इस पे यहाँ पे डिबेट चल रहा है, फिर इस पे आर्टिकल आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है? पायरोक्लास्टिक सेक्शन 152 किससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है? फंडामेंटल राइट। और कौन से फंडामेंटल राइट से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो जब भी हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म में सेडिशन को पढ़ते हैं, सेडिशन उसके साथ ही पढ़ते हैं कि सेडिशन का मिसयूज होता है कर्व करने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो आर्टिकल 19 भी याद रखिएगा। आर्टिकल 19 का एक ड्रॉबैक है सेडिशन। नेक्स्ट था कि डैमेज कंट्रोल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मेनली ये है कि अभी स्टैम्पीड हुआ है तिरुपति में, तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारा सही नहीं है। जैसे एक तरीके से रिलीजियस जहाँ पे भी प्रोसेशन होता है या जहाँ पे भी गैदरिंग होता है वहाँ पे जिस तरीके से मैनेजमेंट होती है कहीं ना कहीं इंडिया में लैकिंग होती है। और हर साल आप देखिएगा कुछ नहीं तो 5-6 बड़े स्टेज पे स्टैम्पिड होता है। और मेनली इट इज ऑन द रिलीजियस प्रोसेशन या रिलीजियस जहाँ पे भी गैदरिंग होती है वहीं पे होती है। तो उसको लेके है कि प्रॉपर तरीके से अभी भी हमारा जो मैनेजमेंट है, खासकर जब क्राउड मैनेजमेंट है, वो हमारा इफिशिएंट नहीं है अभी भी। एक तो रीजन लोग देते हैं कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो पुलिस फोर्स बढ़ा लीजिए, ये इसका दिया जाता है, ऑलरेडी जॉब क्रिएट हो जाएगा। तो इसका काफी इस पे डिबेट चलता रहता है। दो टर्म है, मैग्मा एंड नेक्स्ट न्यूज है इज इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो डुअल सिटीजनशिप पे बड़ा डिबेट है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब लावा कितने जो लोग सपोर्ट में बोलते हैं वो बोलते हैं कि इसका फायदा ये होगा कि जो फॉरेन में हमारे पूर्वज रह रहे हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो हमें बहुत कुछ सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ सकता है। वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी आके ओपन करें, और कंपनी करेंगे तो जॉब क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। इंडिया का जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कमी है। दूसरा हो सकता है कि पॉलिटिकल लॉबिंग हो सकती है, कि पॉलिटिकली हम चाइना से अगर कंपेयर करें तो चाइना का डायस्पोरा उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इंडिया का डायस्पोरा है, क्योंकि कॉलोनियल रूल इंडिया में था। और कॉलोनियल रूल के पहले भी इंडिया का जो साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में था। आप इंडस वैली से ही पढ़ेंगे कि वेस्ट एशिया के साथ था, ग्रीस के साथ था, तभी से हमारा कांटेक्ट स्टार्ट हो गया था। आपने हेलेना के बारे में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त के से शादी किया था। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वहां पे जब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जब अटैक होता है उसका अलेक्जेंडर का, तो अलेक्जेंडर का हम उसका जो कमांडर होता है उसकी सिस्टर से शादी कर देते हैं। अलेक्जेंडर चला गया होता है अपना अपना एरिया देके, बाद में फिर युद्ध होता है। तो वहां पे वहीं से पहला जो मैरिटल रिलेशनशिप विद द वेस्ट एशिया है तभी से स्टार्ट होता है। अब बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने उठा उठा के ले गए जब प्लांटेशन करवाना था। वेस्ट इंडीज बहुत फेमस है, श्रीलंका में हमारे तमिलियंस हैं, वो भी कॉलोनियल पीरियड में ही ले गए। अफ्रीका में आप देखिएगा कि हैं, ठीक है। प्लांटेशन में इसलिए अंग्रेज लेके जाते थे कि उस समय प्रॉफिट बहुत था प्लांटेशन में, लेकिन प्लांटेशन में हार्ड वर्क की भी बहुत जरूरत होती है कि प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे देख रेख करते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, पत्ते इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पे लेबर लगता है और धूप में करना पड़ता है, खासकर ट्रॉपिकल एरिया में होता है। तो अंग्रेजों को प्रॉफिट चाहिए पर मेहनत नहीं करना चाहते थे, तो हमारे वहाँ से लेबर्स को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे बिहार से, यूपी से, और उनको इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। घुरमुटिया नाम से जाना जाता है, जो लोकल भाषा है वो उसको घुरमुटिया कहते हैं उसको, ठीक है। तो वही इंडियन डायस्पोरा है। तो पहला डिबेट ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, लॉबिंग क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंडिया का कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रमोट कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बढ़ा सकते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ना कि हमारा जो ट्रेडिशन है वहां पे लेके जाए, वहां से म्यूजिक सुनने यहाँ पे आए, ठीक है, क्रिकेट मैच देखने यहाँ पे आए, यहाँ के लोग वहां पे जाएं क्रिकेट मैच देखने या म्यूजिक देखने या थिएटर देखने, जो भी चीजें हैं। तो टूरिज्म भी बढ़ा सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। निगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिकल पावर देने लगेंगे, फिर तो कहीं ना कहीं आप जो इंडिया का सिटीजनशिप यहाँ पे जो रह रहा है, यहाँ पे जो अपने देश के प्रति एक वफादारी दिखा रहा है, आप बाहर जाके दूसरे इतने ही वफादार होते तो दूसरे देश का सिटीजनशिप क्यों लेते हैं? यही क्वेश्चन आता है ना।
दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, कि हो सकता है कि आप वहाँ के पुलिस फोर्स में, आर्मी में हो, इंटेलिजेंस जाके शेयर कर रहे हो। ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही हैं, ठीक है। तीसरा जो दिक्कत आ रहा है कि वोटिंग कैसे कराएंगे। आप हर देश में तो जाके वोट नहीं करा सकते, इंडिया में ही कराना इतना मुश्किल है। ले जाके आप दूर दराज के एरिया में कराना बहुत मुश्किल होता है। छत्तीसगढ़ में करा लेते हैं, बड़ा मुश्किल से करा पाते हैं। तो ये सब इश्यू प्रैक्टिकल इश्यू है, तो इसीलिए है कि डुअल सिटीजनशिप देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे बहुत डिबेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मना करता है। आर्टिकल 9 हमने पढ़ा, आर्टिकल 9 में साफ साफ है कि अगर आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप इंडिया की चली जाएगी। क्लियर हो रही है ये सब चीजें। दिस हैज बीन डिस्कस हियर। नेक्स्ट न्यूज है डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन। तो अभी परसों का जो एनएसओ का रिपोर्ट आया है, एनएसओ के रिपोर्ट में ये है कि इंडिया का 4 साल का अभी तक का सबसे जो लो पे चला गया है वो इस बार का प्रिडिक्शन है। 6.4% ग्रोथ है। सोचिए, बीजेपी की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को गाली देती रहती थी। उस समय जो मिनिमम ग्रोथ रेट था वो 8% था और मैक्सिमम जहाँ था वो 10% तक गया था। इस गवर्नमेंट में जो मैक्सिमम गया है वो 7.4 और गए हैं, 8 टच भी नहीं कर पाए हैं जो उनका मिनिमम था। और वो उनका जो टारगेट था, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक डेटा बता रहा हूं। उस समय का जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही थी 12% का टारगेट कर रही थी। सोचिए, वो गवर्नमेंट कुछ नहीं तो 15 पॉलिटिकल पार्टी से बनी थी। ये गवर्नमेंट के अपनी खुद की मेजोरिटी है। फिर सिर्फ 1 से 2 से इन्होंने अभी कोलिशन किया है। पिछले 10 सालों से दे वर द सिंगल मेजोरिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डिबेट चल रहा है कि किस तरीके के पॉलिसी हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि हो सकता है हमने नए नए रिफॉर्म लाए इसलिए ग्रोथ रेट दिख नहीं रहा है। यहाँ तक अपोजिशन बीच में आरोप भी लगा रही थी कि इन्होंने डेटा बदल के इतना ग्रोथ जो दिखा रहे हैं, मेथडोलॉजी चेंज किया है। मेथडोलॉजी का मतलब बेस रेट चेंज करके भी इन्होंने नहीं, एक जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनका जो सीलिंग था वो मैच नहीं करा पाए। एक दिन बताया था बेस रेट क्या होता है। क्या होता है बेस रेट? बेस ईयर हम कंपेयर करते हैं कि उस ईयर का क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। जैसे हो सकता है कि 20 साल पहले ये पेन जीडीपी में मुख्य ज्यादा परसेंटेज नहीं देते हो, आजकल सिर्फ डिजिटल बोर्ड और ये इलेक्ट्रिकल पेन का यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेन, तो इसका ज्यादा वैल्यू हो गया। उस समय हो सकता है वेटेज किसका ज्यादा हो, जो मार्कर था। तो कहीं ना कहीं बेस आप चेंज करते हैं ना कि अभी क्या है। तो कुछ ओपोजिशन पार्टी जो आरोप लगा रही थी, इन्होंने कहा कि जिस जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है अभी 10 सालों में, इन्होंने उसका परसेंटेज इंक्रीज कर दिया ताकि ओवरऑल ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाए। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ रेट है वो 7 टच नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे हैं। एक तो ग्लोबल स्लो डाउन है, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो है। तीसरा जो अभी काउंट कराया जाता है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। सबसे ज्यादा इंपैक्ट डिमोनेटाइजेशन में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हुआ था, वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सब क्रिटिसिज्म है, ये सब रीजन है जो बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो हम कर रहे हैं, दैट इज द बॉल इन द गवर्नमेंट कोर्ट, SC ST क्रीमी लेयर से इज द टॉप कोर्ट। अगेन अभी हम देख रहे थे SC ST का क्रीमी लेयर की बात हो रही है। व्हाट इज द क्रीमी लेयर? पहले तो क्रीमी लेयर समझ लें क्या है। आपको पता है? आप लोगों में से किसी को पता है क्रीमी लेयर? हाँ, कई बार डिस्कस किया हूँ, आप लोगों को तो पता होगा क्या है क्रीमी लेयर। आप ही बताइए। हाँ बताइए, क्रीमी लेयर। सिंपल सा, क्रीम का मतलब क्या होता है? दूध से क्रीम निकलता है, जब उसको मथते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट क्रीम ही होता है। तो हर समाज में क्रीमी लेयर होता है ना, कि इस समाज में ये सबसे क्रीमी लेयर है। ओबीसीज में जिनका एक इकोनॉमिक बहुत ज्यादा है, क्रीमी लेयर हो गए, ऊपर हो गए। तो ओबीसीज में है, ओबीसी, जनरल, SC ST, ये सब क्या है? कम्युनिटी है, कम्युनिटी बांटा गया है और उसी के हिसाब से हम रिजर्वेशन देते हैं। अब ये है कि एक ओबीसीज में ऐसा तो है नहीं कि एक कास्ट है, सैकड़ों कास्ट है। अब उन सैकड़ों कास्ट में कुछ कास्ट पूरा का पूरा रिजर्वेशन लेके जाता है, बाकी लोग नहीं लेके जा पाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये मेनली आया था और केस का नाम था मंडल केस, बहुत फेमस है,
ठीक है, इसको आप जो मेन केस था इंदिरा साहनी केस था, इंदिरा साहनी केस को ही मंडल केस भी कहते हैं। ठीक है, तो मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर, एक डिफाइन किया कि क्रीमी लेयर वो लोग होंगे जिनका एक पर्टिकुलर इनकम होगा। आप ओबीसीज हैं लेकिन मानिए आपका 8 लाख से पर ईयर से 8 लाख पर ईयर का इनकम है, उससे ज्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में आ गए, तो आपको रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं दिया जाएगा। यही क्रीमी लेयर है, समझ में आ रहा है? क्रीमी लेयर। एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं था, क्योंकि ये माना जाता था कि एससी एसटी और लेडी इतने बैकवर्ड हैं कि आपने अनटचेबल के जैसे ट्रीट किया है तो उनमें क्रीमी लेयर हो ही नहीं सकते, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अभी माना जा रहा है कि उसमें भी कुछ कम्युनिटी, कुछ कास्ट ऐसे हैं जो बहुत आगे आ गए हैं और वो सारा का सारा रिजर्वेशन लेके जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मीना एक कास्ट है, खासकर राजस्थान में, तो वो पूरा का पूरा एससीज का लेके जाते हैं, एससी एसटीज, खासकर एसटीज का। यूपी में एक जाटो कास्ट है, मायावती उसी कास्ट से हैं। ठीक है, जाटो कास्ट का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो माना जाता है कि ये क्रीमी लेयर हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डिबेट ये चला कि क्रीमी लेयर अगर होना चाहिए तो फिर पूरे जो सीट है वो फिल हो जाने चाहिए थे जो उनके रिजर्वेशन से है। जो डेटा भी आ रहा है, डिफरेंट कॉलेज के डेटा आए, जैसे अभी डीयू का डेटा आया और भी बहुत से यूनिवर्सिटी का डेटा है, उसमें ये पता चला कि जो रिजर्व सीटें हैं फॉर द एससी एसटी, मानिए उसमें 100 रिजर्व सीटें हैं, 100 में से सिर्फ 3 सीट भरा गया है, 97 सीट को उन्होंने नहीं भरा है। 90% सीटें वैकेंट हैं। पूछा गया क्यों वैकेंट है, तो उन्होंने कहा कि एलिजिबल नहीं है, उस लायक नहीं है कि उनको प्रोफेसर बनाया जाए। तो डिबेट अब ये चल रहा है कि जब उस लायक नहीं है तो क्रीमी लेयर में आ कैसे सकते हैं। जब आप कह रहे हैं कि उस लायक ही नहीं है उनकी पूरी कम्युनिटी में जो कि उस सीट से लिया जा सके, तो क्रीमी लेयर आना ही नहीं चाहिए। तो इसी बात पे डिबेट चल रहा है कि पहले तो क्रीमी लेयर है कि नहीं है ये डिफाइन कीजिए, अगर है तो आप सीट फिलअप कीजिए, और अगर सीट नहीं फिलअप करेंगे, अब डिबेट ये भी चल रहा है कि जानबूझ के हटाया जा रहा है क्रीमी लेयर बना के, ताकि जो जनरल की सीटें हैं इनकी सीटें खाली हो जाए, उनको जनरल पे लड़ाया जाए। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा सीटें जो है वो डाइवर्ट किया जाए। ठीक है, तो बहुत इस पे डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है। तो क्रीमी लेयर का मतलब समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि क्रीमी लेयर हो सकता है, लेकिन अब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में विरोध चला, लॉ बनेगा तब आएगा ना। अब लॉ में आप सेक्शन सेग्रीगेट कीजिए, तो उसी पे है कि मतलब अब पार्लियामेंट करे, पार्लियामेंट डर के नहीं कर रही है कि अभी उस पर 2 ग्रुप बन जाएगा, एक सपोर्ट में आ जाएगा, एक अपोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो जो पाला है, बॉल जो है वो किसके पाले में है, वो पार्लियामेंट के पाले में। तो ओवरऑल यही आज का है जो हमने डिस्कस किया है। रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो आर्टिकल 15 एंड 16 के थ्रू आती है। एक बार मैं दिखा देता हूं। आर्टिकल 15 जो कहता है वो कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो कोई भी लॉ बनना चाहिए वो सबके लिए बराबर बनना चाहिए। मतलब अगर आप कंपटीशन से किसी का कोई सीट भर रहे हैं आईएएस पीसीएस या किसी भी कैटेगरी का, तो आप सबके लिए एक ही पेपर बनाएंगे, सबके लिए एक ही मार्क्स आने चाहिए, उसी पे कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन अब डिबेट ये चलने लगता है कि आप अगर इक्वालिटी एब्सोल्यूट लाएंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो पहले ही समाज के कुछ लोग बहुत पीछे हैं, और पीछे इसलिए हैं क्योंकि समाज का ढांचा इस तरीके से था। तो इसीलिए इन्होंने आगे एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन क्या है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन सबको पता था कि दे आर सबसे बैकवर्ड है, वो सबसे वल्नरेबल है, सबसे कमजोर वही है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। फिर धीरे धीरे आया कि ओबीसीज भी है, शेड्यूल एंड एसटीज भी है, तो उसके लिए इन्होंने छूट देना स्टार्ट किया। और इन्होंने जो छूट दिया है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन का मतलब कि मानिए कोई कंपटीशन हो रहा है और उसमें जनरल कास्ट के लिए अगर 100 नंबर है तो स्टेट चाहता है तो औरों के लिए अलग से सीट रिजर्व करके उनके लिए 80 नंबर रख सकता है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन यही होगा, और स्पेशल प्रोविजन बनाने का पावर है, उसी से रिजर्वेशन आता है। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, खासकर जॉब से रिजर्वेशन या कॉलेजों में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो
लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, ठीक है, या पंचायती राज में। जॉब एंड एजुकेशन से रिजर्वेशन कहीं पे भी नहीं लिखा है। वो जो आता है वो आर्टिकल 15 एंड 16 में जो अफर्मेटिव एक्शन है, स्पेशल प्रोविजन है, उसी के थ्रू आता है। क्लियर हो रही है चीजें? अब ये क्लियर है ना, को मतलब कभी क्वेश्चन में ये पॉइंट आया कि जॉब से रिलेटेड प्रोविजन है तो नहीं है। जॉब से रिलेटेड इन्होंने कहा है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, क्लियर कट में इन्होंने नहीं कहा कि रिजर्वेशन आप जॉब में देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। ये आज का न्यूज था। तो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन।